नमस्कार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति ने 2 दिन बैठक कर 2023 में जीत का रोड मैप तैयार किया है। इधर कांग्रेस इसे मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। अब सवाल यह है कि यह सपना होगा साकार या 23 में आएगी फिर कांग्रेस की सरकार। महत्वपूर्ण विषय है और चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्ष के कद्दावर नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और साथ ही हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि 2 दिन के इस मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की रणनीति तैयार की है, क्या कुछ इस बैठक के बाद निकल के आया, क्या वादे दावे हुए हैं और इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या पलटवार किया गया है। 23 की जंग, बैठक पर तंज, बीजेपी ने कसी कमर, कांग्रेस का मिशन 75। छत्तीसगढ़ में सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी ने उसी संभाग से संभावनाएं तलाशना शुरू की हैं जहां उसे पिछली बार सबसे बुरी हार मिली थी। सरगुजा में सभी सीट हारने वाली बीजेपी ने इस बार यहीं पर 2 दिनी मैराथन मीटिंग की और जीत की रणनीति बनाई। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों को ठगा है, इसलिए 23 में बीजेपी की वापसी तय है। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इन 4 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है, हर वर्ग को धोखा देने का काम किया। बड़े बड़े वायदे किए, जन घोषणा पत्र के एक भी वायदे राज्य की कांग्रेस की सरकार ने नहीं पूरा किया। बीजेपी के दावे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने अगले चुनाव में 75 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा छत्तीसगढ़ में किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया की राशि हमने हस्तांतरित की है। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी, यहाँ का गोधन न्याय मिशन, यहाँ का राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यहाँ का भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं कि अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, 3/4 से भी अधिक बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूँ इस बार 71 की सरकार, अगले बार 75 की सरकार। अब बीजेपी का सरगुजा समीकरण रंग लाएगा या एक बार फिर भूपेश बघेल का मैजिक चलेगा, फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। कांग्रेस को भरोसा है कि अगले चुनाव में भी जनता साथ देगी, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वर्तमान परिस्थिति में वाकई में यह बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का यह सरगुजा समीकरण काम आएगा या नहीं। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रदेश का ऐसा संभाग जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में सभी 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, यानी 0 यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास में। अब 0 को किस तरह से नंबर्स में बदलना होगा और क्या यहां से पूरे प्रदेश में एक नई जान फूंक पाएंगे, ये वाकई में सवाल है। चर्चा को शुरू करते हैं। दोनों ही गेस्ट हमारे साथ में बने हुए हैं। जैसे कि हमारी रवायत है कि हम ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों ही मेहमानों से लेते हैं, लिहाजा 2-2 मिनट के समय के साथ ओपनिंग स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, शुरुआत आपसे कि 2 दिन का मंथन हुआ है। अब मंथन जब होता है तो ये उम्मीद करते हैं कि अमृत भी निकला है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अमृत निकला है? इस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विचारधाराओं, सिद्धांतों पर और गरीब उन्मूलन के लिए कि हम किस तरीके से गरीबों को हितकारी योजनाओं से लाभ करते हैं, इन बातों पर बेहतर ढंग से चर्चा होती है। आज उसी के संदर्भ में हमारी जो पूरी कार्यकारिणी है इस पर विचार हुआ और मार्गदर्शन भी हुआ। साथ ही साथ इस राज्य सरकार ने जिस तरीके से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसको सरकार ने उसको बदल करके रखा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री
ग्राम योजना के अंतर्गत आज गरीब लोगों को घर बनाने के लिए सरकार कोई मजबूती से सहयोग नहीं कर पा रही, परिणाम वो अब अटका हुआ है। नल जल मिशन भी जो सरकार की एक बहुत महती योजना है कि हम सभी घरों पे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को हम शुद्ध पानी पेयजल की व्यवस्था बना दें। कितने दिनों के बावजूद भी वो भ्रष्टाचार का बेड़ बढ़ गया है। साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके से आर्थिक रूप से कोयले की दलाली करके जिनका तार माननीय मुख्यमंत्री जी के तक के आया है और वो दलाली करके छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से लूटने का काम कैसे किए हैं, इन सब बातों को लेकर के है और हम उन्हें उन मुद्दों को लेकर के जाएंगे जो जनता के बीच में है। हम अपने उन बातों को कहेंगे और विश्वास के साथ हम जनता के बीच में कहेंगे कि हमारी जो योजनाएं हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। आप कोरोना काल को भी देख लीजिए, जिस कोरोना काल में हमने इसको मदद किया है और उस गरीब लोगों को चावल देने का भी राज्य सरकार ने उनको ठगा है और उस गरीब लोगों के चावल को भी वो खा गए हैं। इस तरीके की स्थितियां यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में है, जो माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो है वो गरीब लोगों का भी अधिकार लूटने का काम कर रही है। दो मिनट का समय था ओपनिंग स्टेटमेंट में। यहाँ पर डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने लगातार ये बात कही है कि हमारी सरकार में बहुत कहां पर काम हुए थे। खासतौर पर सरगुजा के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि सरगुजा में जो कुछ विकास हुआ है वो तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है और 4 साल में कांग्रेस शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र तिवारी जी, आपसे आपका ओपनिंग स्टेटमेंट चाहेंगे इस पूरे संदर्भ में। कांग्रेस पार्टी दरअसल किस तरह से ले रही है, जिस तरह से अलग अलग इलाकों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप किस तरह से ले रहे हैं? आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सर। सबसे पहले बात तो ये है हितेश जी, आपने अभी डॉक्टर बांधी से पूछा, पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अच्छे सुलझे हुए हैं। आपने उनसे पूछा कि मंथन किया तो अमृत निकला क्या? वहां कोई अमृत नहीं निकला, वहां विष निकला। जो 14 रत्न निकले थे ना समुद्र मंथन में व्यास जी, उसमें एक विष भी निकला था। तो इनके अमृत मंथन की जगह विष निकला है। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीलकंठ महादेव नहीं है जो उस गरल को अपने कंठ में धारण कर सके, क्योंकि इनके जितने बड़े नेता थे वो तो अर्श से फर्श पर हैं, हाशिए में डाल दिए गए हैं। तृतीय श्रेणी के जो नेता थे आजकल उनका नेतृत्व मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में वो पैनापन ही नहीं दिख रहा है जो विरोध पक्ष का होना चाहिए। वो धार ही नहीं दिखाई दे रही है जो विरोध पक्ष के लोगों को जनता के पक्ष में खड़े होकर के कहना चाहिए। और उसके पीछे कारण है। मेरे को एक शेर याद आ रहा है, उन्मान फंसाने का नहीं मिलता है, कुछ लुफ्त जमाने का नहीं मिलता है। क्या दोस्त को रोए कि जहां जमाने में अब तो दुश्मन भी ठिकाने का नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यहां पर अस्त व्यस्त और ध्वस्त की हालत में है। और सबसे बड़ी बात यह है हितेश जी कि इनके पास न नीति है न नीयत है। हमारे पास नीति है, नीयत है और सौभाग्य से जबरदस्त नेता है जिसका नाम भूपेश बघेल है, जिसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे वो किसानों की समस्या का मामला हो, चाहे आदिवासियों की समस्या का मामला हो। आपके ही चैनल में हम लोगों ने सैकड़ों बार किस तरह से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को वापस लाने का काम तो किया। मिलाकर राजेंद्र तिवारी जी ने भी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखा है। दोनों ही नेताओं के आपके ओपनिंग स्टेटमेंट हो चुके हैं। राजेंद्र तिवारी जी ने बड़े कड़े शब्दों के साथ में अपनी बात रखी है, तीखे शब्दों के साथ में, लिहाजा उसी पर काउंटर लेता हूं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी के साथ में। कृष्णमूर्ति जी बहुत अलग अलग विषय पर कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अस्त व्यस्त हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, लिहाजा अब कितना भी कुछ कर ले कुछ फैसला कुछ फायदा होने वाला नहीं है। न नीति है, न नीयत है, न चेहरा है। इसके संदर्भ में वो ये बात भी कह रहे हैं कि इस पर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? हितेश जी, एक तो ये राष्ट्रीय हमारे राज्य की छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है जी। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी कांग्रेस है क्योंकि नेतागिरी करना है, उनको कमेंट्स करना है, बोल रहे हैं। इनकी नियत को देख लो। आज केंद्र सरकार समर्थन मूल्य दे रही है, समर्थन मूल्य 2040 रुपए दे रही है और ये कहते हैं कि हम
2640 रुपए दे रहे हैं। कितनी झूठी बातें हैं। केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की धान दे रही है, समर्थन मूल्य दे रही है। आप समर्थन मूल्य कौन देता है? तो ये झूठी बातें हैं। जल, गरीब लोगों को जल की बातचीत कर रहे हैं, तो जल देने के लिए जल जीवन मिशन की आज क्या दुर्गति करके दिए, कितने अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं। आप उसको हितेश जी, आप इनसे पूछ लीजिए कि वह कब तक के आ जाएगा गरीब लोगों की बातचीत में। आप इनसे पूछ लीजिए, जो अतिरिक्त चावल गरीब लोगों को दिया, तो उस गरीब लोगों का चावल भी कांग्रेस के सरकार ने डकार दिया है। जिसकी बातचीत करना इनको लगता है, आप तो ये अहंकार की बातचीत कर रहे हैं। ये अहंकार की बातचीत है। ये अहंकार जनता तोड़ देगी, क्योंकि जिस तरीके से वादा खिलाफी किया गया है, जिस तरीके से आप नहीं, लेकिन कृष्णमूर्ति जी, जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी जो बात यहाँ पर अजय जी ने भी कही, पर धार्मिक और जिसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य जो बड़े नेता हैं उनसे हमने प्रतिक्रिया ली, विचारधारा और विचारधारा की बात कर रहा हूं हितेश जी। हाँ, बोलिए। विचारधारा की बात, आज विचारधारा की हितेश जी बताता हूं कि कांग्रेस पूरे देश में सिमट करके रह गई है, कि कहीं नहीं है। अभी टिमटिमा रही, वो भी 2023 के चुनाव में दिख जाएंगे कि कैसे राजस्थान में होता है। ये केवल लेकिन कृष्णमूर्ति गांधी जी, आपने अभी रविंद्र चौबे जी को सुना, वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का आह्वान कर रही है और ये वहां पर सरकार बनाने की बात कर रही है, लेकिन ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम तो पिछली बार 71 में थे, अब तो 75 सीट जीतेंगे। जी, निश्चित तौर पर हितेश जी, मुझे बोलने का मौका, जिस राज्य में माननीय मोदी जी जैसा व्यक्तित्व का धनी आदमी, जिसको दूरदृष्टता के साथ वो काम करते हैं और राज्यों के साथ ताल मिला करके, जिन राज्यों में आप देख लीजिए वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की प्रगति को जिस तरीके से। राजेंद्र तिवारी जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, उसको रखिएगा। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 4 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लिहाजा जनता एक बार फिर से भाजपा के साथ में जाएगी। बैंड बजा के रख दिए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनसे पूछ लीजिए, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, पूछ लीजिए प्रधानमंत्री के बारे में, पूछ लीजिए चावल के बारे में ऊपर। और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का इनका अधिवेशन हुआ है अभी कार्यकारिणी का, और उसमें जो प्रस्ताव पारित किया है इन्होंने, उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। गांधी जी चले गए राजस्थान के बारे में बताने के लिए कि राजस्थान में अगले चुनाव में क्या होने वाला है। भैया, आप अपने यहां का देखो ना पहले कि छत्तीसगढ़ में आपकी क्या हालत है। गांधी जी की पूरी बात सुनिए, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, वो रिकॉर्ड जो है इनका, वो वहां से उठता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के विकास की, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की, जिनको जमीन वापसी से लेकर जिनके मान सम्मान की रक्षा करने का गुरुतर दायित्व निभाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के आज का नया आंकड़ा मैं दे रहा हूं हितेश जी आपको, 103 लाख टन धान की खरीदी हुई है। मैं बात कर रहा हूं उस किसान के बेटे की जिसका नाम भूपेश बघेल है, जिसने धान खरीदी का अभियान चालू किया 9,000 रुपए प्रति एकड़ दे करके। और आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। ये बात करेंगे। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, चलिए, लगातार किसानों का जिक्र होता है, चल रही है ना, लगातार किसानों का जिक्र होता है। कृष्णमूर्ति जी, आप लोगों ने 2 दिन तक मंथन किया, बैठक की, क्या किसानों के संदर्भ में कोई खास रणनीति बनाई गई कि आप लोग की सरकार अगर बनती है तो किसानों के संदर्भ में कुछ खास आप लोगों की तरफ से होगा? हितेश जी, वो सब नहीं है। इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, उसको लेकर के आए हैं ये चुनाव लड़ने के लिए। हमारा धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और आज केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य दे करके मोदी जी को बधाई दें कि 2 दिन के अंदर किसानों को पैसा ट्रांसफर कर दिए, 2040 रुपए के हिसाब से। और इनका पैसा अभी जो करीब 600 रुपए है, वो अभी तक पूरे साल भर मिलेंगे, और पिछले साल का पैसा अब तक किसानों को नहीं मिल रहा है। इनकी नजरिया दूसरे के केंद्र सरकार पर आधारित होकर किसानों को भ्रम पैदा करके ये कहते हैं कि हम सब धान खरीद रहे हैं। अरे धन्यवाद तो मोदी जी को देना चाहिए इनको धान खरीदी के मामले में। पैसा ऐसा नहीं होता है, और राज्य सरकार कर्ज लेती है। गलत जानकारी ये बता दीजिए तिवारी जी, मेरा एक प्रश्न की जानकारी दीजिए, ये समर्थन मूल्य कौन देता है? एक प्रश्न है, 2040 रुपए का रेट का समर्थन मूल्य कौन देता है? राज्य सरकार देती है कि केंद्र सरकार देती है? इसको बता दीजिए। आपको
आप बता दीजिए, तो बताइए पूरे हिंदुस्तान में जोगी जी का शासन तो कई प्रांतों में है ना, आप बोल दीजिए ना, बताइए किस प्रांत में समर्थन मूल्य से 40% ज्यादा में धान या दूसरी उपज को खरीदा जाता है। तो एक उदाहरण बता दीजिए एक भी प्रांत का जहां आपकी सरकार चल रही है। समर्थन मूल्य अकेला छत्तीसगढ़ है पूरे भारत में जहां पर समर्थन मूल्य से 40% मूल्य ज्यादा दिया जा रहा है किसानों को। राज्य सरकार देती है, क्योंकि 20,000 करोड़ का जो है किसान है, पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, किसानों का दर्द क्या है, किसने किया है? किसानों के मसले पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर राजेंद्र जी का कहना है कि कौन सी ऐसी राज्य की सरकार है जहां पर समर्थन मूल्य से 40% ज्यादा कीमत जो है किसानों को मिल रही है। बहरहाल एक और जो महत्वपूर्ण बात लगातार होती है वो ये, कृष्णमूर्ति जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, क्योंकि आज आप लोगों ने मंथन किया है 2 दिवसीय, लिहाजा ये सवाल आपसे मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बात जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि हमारे पास तो एक चेहरा है भूपेश बघेल के रूप में और वो सर्वमान्य चेहरा है। क्या आप लोग किसी चेहरे को लेकर सामने लाने की स्थिति में हैं? क्या आप लोगों की तरफ से नेतृत्व को लेकर कोई मंथन हुआ है? क्या इस तरह की कोई रणनीति बनी है? चूंकि इस वक्त आज भारतीय जनता पार्टी महज 14 सीटों पर है और अगर आपको सत्ता तक आना है तो ये बहुत बढ़ाना होगा, बहुत करना होगा, तो ये कैसे होगा? हितेश जी, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा होती है जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होता है। इस चेहरे पर चुनाव लड़ी जाएगी, इस चेहरे पर हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हम जरूर 14-15 पे आए थे, 15 सीट हम जीते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को याद रहना चाहिए कि लोकसभा में यही जनता है जो फिर से आपकी सरकार रहते हुए भी आपको नकारते हुए हमको 9 लोकसभा सीट ये जिता करके दिए थे। इस बात को कांग्रेस के लोग न भूलें, ये समय की बातचीत है। कभी हम किन्हीं कारणों से पूछे हैं, हम फिर से जनता के बीच में हमारी गलतियों को हम स्वीकार करते हैं, जहां से होगी हम नए विश्वास के साथ हम पूरी पार्टी के हमारे आप मत भूलिए 14 में आ गए हो, आप 90 में 14 हो। बस ये है कि ये जो हम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जरा इनसे मैं तो इसको हितेश जी आप मैं तो स्वीकार कर रहा हूं तिवारी जी, लेकिन ये भी पूछ रहा हूं कि 90 के बाद यही कांग्रेस की सरकार रहते लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया हुआ है। इसको मत भूलिएगा, उनकी टिकट इसको मत भूलिएगा। अभी जो अब आप बता दीजिए इसको भूपेश सरकार के रहते हुए। कृष्णमूर्ति बांधी जी, एक बहुत कॉमन सवाल जो चेहरे को लेकर हमेशा खड़ा होता रहा है कि महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक चेहरा है आप लोगों के पास में, यूपी की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बात आप जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो वहां पर शिवराज सिंह चेहरा सर्वसम्मत रूप सामने होता है। छत्तीसगढ़ में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों चुनौतियां इतनी सामने आ रही है चेहरे को लेकर? हितेश जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 2003 में हमने इलेक्शन लड़ा तो हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, एक ही चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। और पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस एक चेहरे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काम किया। हमारे छत्तीसगढ़ का परिवेश अलग है और हमने इस चेहरे को लेकर के काम किया है। और 2008 में चलिए, मेरे पास समय की बाध्यता है, मुझे फाइनल कमेंट लेना है। राजेंद्र जी, फाइनल कमेंट चाहेंगे आपसे, 20 सेकंड के भीतर बताइएगा, क्या कांग्रेस पार्टी इसे चुनौती के रूप में नहीं देखती कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में मंथन किया, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में हुआ, बिलासपुर में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, महिलाओं के संदर्भ में यहां पर बातचीत की गई, कोरबा में अमित शाह आके गए और अब सरगुजा, जगह जगह पर जाकर बीजेपी जो मंथन कर रही है, क्या यह चुनौती बन सकता है कांग्रेस के लिए? नहीं, चुनौती नहीं बन सकता, मगर हम कांग्रेस पार्टी इस बात को गंभीरता से लेती है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र यहां की विपक्ष की पार्टी है जो केंद्र में भी सत्तारूढ़ है और कई प्रांतों में सत्तारूढ़ है। इसलिए हम बिल्कुल नकारने की कोशिश नहीं करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा कतई नहीं करते हैं, बल्कि इनकी गलतियों को हम देखते हैं कि इन्होंने कहां गंभीर 20 सेकंड में कृष्णमूर्ति बांधी जी फाइनल कमेंट कीजिएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, 2 दिन का मंथन आप लोगों ने किया है, कार्यकर्ताओं को क्या रिचार्ज कर पाएगा? कार्यकर्ताओं में इस बैठक से विश्वास पैदा होता है, कार्य की उनकी क्षमताएं कार्यकर्ताओं की बढ़ी है
और ये निश्चित तौर पर ये जो संदेश है यहाँ को लेकर के गांव की पूरी जनता के बीच में हम जाएंगे, हमारे जो बूथ स्तर पे है वहां तक की संदेश। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आशान्वित नजर आ रहे हैं कि ये मंथन का और तमाम जो अलग अलग बैठकें हो रही हैं उसका असर सकारात्मक रूप से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ेगा और इसका असर 2023 में भी देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस लगातार ये कहती है कि हम जितनी ताकत से पिछली बार चुनाव लड़े थे उससे दोगुनी ताकत से लड़ रहे हैं। पिछली बार 71 पर आए थे, इस बार 75 प्लस पर जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि आगे और क्या कुछ चीजें जब इलेक्शन के करीब करीब जब पहुंचेगा प्रदेश तो देखने को मिलती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।